बेटे आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे यूनिट नंबर 2 के, जो कल आपको दिए थे। देखिए उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 56, ये है बेटे पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, OX लाइन के अलोंग मूव कर रहा है एट ए टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई। बेटे बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। x इक्वल्स है, x इक्वल है 40 + 12t - t3। -t3 है। प्रीतम बोलो। सर ये बेटे सारे नोट कर अब बोलो नोट करने हैं सर ये। बेटे न्यूमेरिकल आप समझिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगा इसी टाइप के न्यूमेरिकल, फिर वो आप सोल्व करना, या इनको साथ साथ सोल्व करते तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपके ठीक फोन में होंगे। हिंट तो नोट कर ही लीजिए, ठीक है बेटे। प्रीतम कर गया मैं। देखो बेटे ये वैल्यू है x इक्वल्स 40 + 12t है -t3 है। और आपसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब जो जिस बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा न्यूमेरिकल में, उसने किया होगा, उसको समझ आया होगा करना क्या है। ये कहता है इस पॉइंट से चला है, ये ओरिजिन है, सॉरी, जब टाइम 0 है। अब मुझे नहीं पता वो कितनी दूर है, मतलब टाइम 0 है तो मान लीजिए यहाँ पर है। उसने कहा जब टाइम 0 है वो पार्टिकल यहाँ पर है, और पूछा है कितनी दूर चलेगा। कब बेटे, हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में भी आया, अब आपको पता है 1 मिनट बाद आया, 2, 3, 10, 15, 20, कितने देर के बाद रेस्ट में आया नहीं पता। बट मुझे एक चीज का जरूर पता लग गया, जब उसने वर्ड यूज किया रेस्ट, मुझे ये पता लगा कि रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और बेटे x क्या चीज होती है, x होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास वेलोसिटी आती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं dx/dt, इसका नाम होता है वेलोसिटी। मतलब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन फिर बताता हूं क्या होता है, साथ साथ करता हुआ चलता हूं और बताता हूं आपको। सबसे पहले आप ये देखा करो किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, वो क्वांटिटी आप यहाँ पर ढूंढना, ठीक है। पहली क्वांटिटी 40 है, क्या 40 के अंदर t है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, तो t नहीं है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, +12। बेटा टी ये रही, टी नजर आ गई, मतलब वेरिएबल, और टी का ही डिफरेंशिएशन होना है। डिफरेंशिएशन में करेंगे क्या, इस पावर को आगे ले आएंगे और पावर से 1 माइनस, पावर को आगे लाया, पावर से 1 माइनस किया, और किसी की वैल्यू पावर 0 किसी भी टर्म की, वो कितनी होती है बेटे, 1 माइनस इस पावर को और आगे लाओ। ये आंसर आया मेरे पास, कितना है बेटे, 12 माइनस 8t²। और dx/dt का नाम क्या होता है, वेलोसिटी। और उसने कहा रेस्ट पे ऑब्जेक्ट आ गए, इट मींस वेलोसिटी को कितना रख दो, 0। इट मींस मैं इसको कितना पुट कर दूं, 0। बेटा इस 3t² को उधर लेके जाऊंगा तो ये बन गया 3t² = 12। डिवाइड करो, 4 आ गया, सोल्व करो। जिस बच्चे को ये समझ में आया कि हमने सबसे पहले टी क्यों निकाला है, क्योंकि 2 सेकंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर आ चुका है, तो टी की वैल्यू 2 सेकंड आ गई बेटे। इस टी को यहाँ पुट करो, देखो शुरू में चला टाइम कितना था, 0। पहले टी को 0 पुट करो, फिर टी को 2 पुट करो, तो टाइम आपका x आएगा, आपको पता लग जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट है कहां पर, x1 का नाम देना,
टी को 0 पुट कीजिए, 0 पुट करूंगा तो बेटे 40, बस 40 आएगा। सेकेंड टाइम टी को 2 पुट कीजिए, 40 प्लस 12 इंटू 2 24, 12 2 जा माइनस 2 की पावर 3 8, बेटे कितना बना ये 24 से 8 गया 16 और 40 कितना आएगा 56, ये x2। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन से कितनी दूर है 40 और अब कहाँ चला गया 56, तो कितनी दूर गया, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, तो ये डिस्टेंस आएगी मतलब 56 माइनस 40, तो 16 मीटर समथिंग आंसर होना चाहिए। 16 मीटर आंसर है भी बेटे 16। प्लस माइनस में अगर गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में तो आप ध्यान रखा करो, आप खुद सोल्व भी कर लिया करो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम अगर हो तो, ठीक है बेटे। प्लस माइनस में गड़बड़ हो, आपने मेथड समझना है। क्या समझा है, सबसे पहले आप क्या निकालो, यहाँ पर रेस्ट बोल है तो वी निकालो, वेलोसिटी को 0 पुट करो। वेलोसिटी कैसे निकाली, डिस्टेंस गिवन थी उसको क्या कर दिया हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, ये वेलोसिटी आएगी और उसकी जगह पे सोल्व किया तो टाइम 2 सेकंड, एक बार 0 पुट किया और एक बार 2 सेकंड पुट किया तो डिस्टेंस आगे बेटे यहाँ से यहाँ तक कितना चला वो 16 मीटर। 56 कहाँ से कहाँ तक है, ओरिजिन से यहाँ तक 56, ओरिजिन से यहाँ तक 40 है तो डिस्टेंस आगे बेटे। नेक्स्ट, a car runs a constant speed of circular track of radius 100 मीटर। देखो बेटे इसने कहा है a car runs at a constant speed on circular track of radius 100 मीटर। ये सर्कुलर ट्रैक की रेडियस बोलिए 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, मतलब एक चक्कर पूरा करने के लिए टाइम कितना ले रही हो 62.8 सेकंड आपकी गाड़ी। द एवरेज वेलोसिटी, बेटे एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक अगर चक्कर पूरा करके वापिस यहीं पहुंच जाती है गाड़ी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0, तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर कितना आ जाएगा 0। अब नंबर आया एवरेज स्पीड, जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया अपने आंसर मिलाते रहना। अब आया एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आएगा एवरेज स्पीड। अब देखो बेटे टोटल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है सर्कल में, और सर्कल में क्या होता है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, अपॉन में टाइम कितना लिया 62.8, 2 पाई आर, आर कितना दिया है 100 मीटर, वैल्यू पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए 58, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। आपसे पूछा गया है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b, a और b वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। बेटे जो ये न्यूमेरिकल सोल्व करवा रहा हूँ सभी के सभी सोल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे। a प्लस बी इक्वल्स a माइनस बी, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए ये आपको करवाया भी था पहले, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ये मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर b बड़ा हुआ तो आंसर माइनस हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड ले लिया तो पॉजिटिव लेके चलो। स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर, इसको खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बेटा ये कैंसिल, इस 2ab को इधर लाओगे तो कितना बन गया 4ab। ध्यान रखना मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूँ, यहाँ भी ए वेक्टर का स्क्वायर था, किसी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्केलर बन जाता है, वेक्टर का साइन हट जाता है। इसको सोल्व करो, डॉट प्रोडक्ट है ए बी कोस थीटा बराबर 0, बेटे 4ab तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो कोस थीटा किसके बराबर हो सकता है 0, और थीटा कहाँ पर 0 बनता है कोस में 90 डिग्री,
इसका मतलब ये हुआ इन दो वेक्टर के बीच में ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट है बेटे ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सुनिए बेटे इसने बोला ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर 5 4 3 5 4 ये इनका मैग्नीट्यूड गिवन दिया है। द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज। सुनो बेटे अगर मैं एक मिनट ऐसे ही बना देता हूं फिर समझाता हूं। ये बन गई ट्राइंगल और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में जो रिजल्टेंट आता था उसका फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आर लिख रहे हैं तो अंडर रूट, अगर आर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट नहीं लगा। तो आपको मैंने बताया जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है ये पुट कर दो। दूसरा अगर आप उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो रिजल्टेंट लिखने का फॉर्मूला ये होता है कि जो थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है उसका सम बड़ा वो इक्वल होगी अदर दो साइड के सम के बराबर। सुनो बेटे अगर मैं एक बार रैंडमली लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ 5 4 मैंने अपने मन से वैसे लिख दी। अब ए वेक्टर कौन सा है ये जरूर देखना। ए वेक्टर 5 वाला है, ये बी वेक्टर, चलो ये सी और ये बी। ठीक है बेटे मैंने अपने मन से लिख दिया वैसे ही। अब आप रिजल्टेंट की बात कर देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिए तो 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आंसर आएगा 5। इसका मतलब ये रिजल्टेंट है। सुनिए बेटे हमने कहा था अगर ट्राइंगल लॉ की बात करता हूं मैं मान लेता हूं यहाँ से चला ऑब्जेक्ट ये आया ये चल के आया ये अपोजिट आ गया ऐसे मान लो। तो जो अपोजिट साइड जो आपको नजर आई ए वेक्टर इन दोनों के सम के बराबर होती है, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के सम के बराबर। ठीक है अब आप सोल्व कर लीजिए। उसने बोला क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ इसको रफ करके दोबारा। मैं ये जो चीज बता रहा था ये समझाने के लिए बोल रहा था ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है। इसका मतलब बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो कौन है ए वेक्टर है। और रिजल्टेंट इस ट्राइंगल में आपको पता है थर्ड साइड होती है लार्ज साइड होती है जो अपोजिट ऑर्डर में ली जाती है। इसने एंगल पूछा ए और सी के बीच। देखो आपको नजर आ रहा है यहां से क्या नजर आ रहा है ये आपके पास 5 है। अब 4 और 3 हाइपोटेन्यूज है। ये 4 लिख लो तो ये 4 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट उसने ए और सी के बीच में एंगल बोला। अगर मैं इसको एंगल का नाम थीटा बोलता हूँ ये ए है और तो इसका नाम सी लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये कितना है सी 3 तो ये कितना हो गया 4। आपको चाहिए ए और सी के बीच में एंगल जो ये एंगल बन गया। एंगल के साथ ऑलवेज बेस होता है। ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज आ गया। आपको एंगल चाहिए ए और सी का मतलब थीटा चाहिए तो थीटा आपको जो आंसर दिए गए उससे निकालो या बोर्ड से निकालिए। सुनिए बेटे थीटा अब देखो सारी साइड है आप साइन की फॉर्म निकाल सकते हो कोस की फॉर्म निकाल सकते हो टेन की कोट की जो आती है वो कर लो सोल्व। बट हम करते हैं आसान से आसान सोल्व। जैसे अगर मैं यहाँ से टेन थीटा बनाता हूँ ये परपेंडिकुलर और ये बेस 4/3 इसका आंसर आएगा टेन इनवर्स 4/3 ये आंसर हो जाएगा। इसने बेटे टेन की फॉर्म में आंसर लिखा ही नहीं है। इसने टेन की फॉर्म में आंसर लिखा ही नहीं है। इसने लिखा है कोस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में। इसका मतलब अभी हमने गलत किया है। चलते हैं दोबारा इस ट्राइंगल में कोस थीटा बनाते हैं। कोस थीटा होता क्या है बेटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है 3 हाइपोटेन्यूज कौन है 5 3/5। आपको एंगल चाहिए थीटा तो थीटा कितना आ गया कोस इनवर्स 3/5। ये ऑप्शन आप चेक करोगे तो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है कोस इनवर्स 3/5। समझ में आया बेटे। कोस की फॉर्म में तो कोस बदल दिया। अगर कोस का आंसर मैच नहीं होता मेरा
तो मैं साइन बना लेता परपेंडिकुलर, 4 बाई कितना करता 4/5, उससे निकालता साइन की 4। क्लियर हुआ बेटे? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी यही है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर, सुनो दोबारा से, उसने बोला 3 वेक्टर ए बी और सी, 12 5 13 ये बोल दिए यूनिट रेस्पेक्टिवली, और आगे कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, मैंने रफ कर दिया। इसने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। अब बेटे जो समझ के कर रहा है, वीडियो देख रहा है, उसको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा समझ रहा है उसको समझ आ रहा है कि अगेन रिपीट हो गया, तो इसमें पूछ लिया जाए रिजल्टेंट कौन है, तो आप 1 सेकेंड लगाओगे, सर रिजल्टेंट सी, रिजल्टेंट कौन है सी, और सी कौन होगा, ये वेक्टर आएगा सी, रिजल्टेंट वेक्टर। तो पूछा क्या इसने, एंगल बिटवीन ए और बी। अब देखो ए और बी के बीच का एंगल पूछे, ये क्या बताया आपने, सी कौन है, रिजल्टेंट, इसका मतलब ये वाली साइड कौन सा वेक्टर है, सी। अब आपका मन करे चाहे इसको ए बोलो चाहे इसको, मैंने कहा ये ए और ये बी, आया रिजल्टेंट कितना होगा आपको, तो सॉरी एंगल बता दो ना, ए और बी के बीच का कितना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कितना एंगल आएगा बेटे 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आएगा 90, यहाँ से सोल्व कर लेना, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 169 169, और 169 का अंडर रूट अगर करोगे तो 13 आता है, 13 आपका रिजल्ट। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपके पास डायरेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ से 90 डिग्री। बट आपको ये समझ जरूर आना चाहिए बेटे, जो मैं ये बोल रहा हूँ ए प्लस बी बराबर सी वेक्टर, इस ट्राइंगल में हम कैसे बनाएंगे, कैसी ट्राइंगल बनेगी, क्या कुछ होगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर नहीं आता है, इट मीन्स, देखो इसका आंसर आया था, हम रिजल्टेंट बोलते हैं अंडर रूट, ऐसे ही बोलते हैं ना बेटे। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो ए और बी के बीच का एंगल 90 है, उसमें पिछले वाले केस में भी 90 था, तभी आपने इसको डायरेक्ट कोस 90 पुट करके ये रिजल्ट 0 दिखा दिया, बस इसी से आंसर आ गया। अगर आपके पास इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने के बाद अगर ये 30 कुछ और आता है, इट मींस ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई अदर एंगल दिया, इस चीज को ध्यान। नेक्स्ट करते हैं बेटे, which of the following pair of force cannot be added to give resultant force of 4 न्यूटन। बेटे कहता है 4 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आना चाहिए, आप चाहे प्लस करो उन वेक्टर्स को, चाहे माइनस कीजिए, चाहे किसी एंगल के ऊपर सोल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो पहला है 2 और 2, 2 और 2 को ऐड करूंगा 4 आ गया, एक है 2 न्यूटन 4 न्यूटन, ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकाल लेना, ठीक है 2 न्यूटन 4 न्यूटन है, वैसे सोल्व करूंगा तो 4 माइनस 2 2 होगा, 4 प्लस 2 6 होता है, ठीक है, इससे तो बना नहीं, बट एट एनी एंगल हम सोल्व करते तो आएगी वैल्यू 2 न्यूटन 6 न्यूटन, तो 6 माइनस 2 4 आ गया। अगला जो है 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं होगा, 2 और 8 माइनस करोगे तो 6 और प्लस करोगे तो 10, तो इससे कभी भी आपका रिजल्टेंट 4 नहीं आएगा। जो मैंने बोल रहा था बेटे 2 और 4, अगर 2 और 4 से करोगे तो एड मत करो, अब रिजल्टेंट करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20, और 20 का अंडर रूट करते तो 4 पॉइंट समथिंग आता है, तो रिजल्टेंट 4 के करीब। तो बेटा इसका ऑप्शन कौन सा गलत होगा, तो इसका आंसर आएगा 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, जो 4 रिजल्टेंट प्रोवाइड नहीं। 62 और अच्छा क्वेश्चन आ गया, सुनिए बेटे, 3 वेक्टर दिए हैं और आपसे पूछा क्या जा रहा है, हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, जिसका आंसर 0 नहीं बनेगा, तो ऐसा आंसर कौन सा होता है, ए प्लस बी, आप दो वेक्टर उठाओ कोई भी, उन दोनों का सम करो, वो सम या तो आना चाहिए बड़ा या आना चाहिए सी के बराबर। दोबारा सुन लो, 3 वेक्टर है,
उनमें से कोई भी दो वेक्टर उठाओ, उन दोनों को ऐड करो, उन दोनों का जो सम है वो या तो तीसरा वेक्टर बच गया उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा? गलत। Following set of the three forces act on a body whose resultant cannot be zero. कौन जीरो नहीं बनाएगा? जो इस कंडीशन को ओबे नहीं करेगा। पहला है 10 10 10, बेटे 10 10 10, 10 और 10 20, 20 10 से बड़ा होगा कि नहीं? पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा है 10 10 20, बेटे 10 और 10 20, 20 20 के बराबर आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 10 20 20, 10 20 20, बेटे 10 और 20 30, 30 20 से क्या होगा? बड़ा आएगा। नेक्स्ट है 10 20 40, 10 20 40, 10 और 20 को ऐड करो 30, ठीक है, जो 40 से क्या है? छोटा है, तो ये वाला आपका आंसर क्या होगा? गलत है, इसको आप लिख सकते हो। तो आंसर कौन सा आएगा बेटे? इसका भी डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पढ़िए। 5 इक्वल फोर्सेज है बेटे, 5 फोर्स है 10 न्यूटन, ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट, सभी कहां पर है? एक पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, एंड आर लाइंग इन द वन प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। द एंगल्स बिटवीन देम आर इक्वल, और सबके बीच का जो एंगल है वो भी क्या है? सेम है। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी, इनका रिजल्टेंट कितना मिलेगा बेटे? जीरो। जीरो क्यों मिलेगा? बिकॉज एंगल वगैरह सारी चीज सेम दी है, बिकॉज दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, सारे से तो एक ऑर्डर में लिया गया होगा। एक ऑर्डर कैसे? दिखाई दिया? ये ट्राइंगल बना दी मैंने, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। देखते ही आपने क्या कहा? इन दोनों का जो सम है इसके बराबर हो जाए। अगर इस वेक्टर का एरो भी मैंने क्या लगाया? सेम। देखो सब किसमें है? एक ऑर्डर में है। अब इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा? जीरो। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो, क्योंकि तीनों वेक्टर किस में ले लिए गए? मैंने सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दिए। इन तीनों का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा बेटे? जीरो बनेगा। ठीक है, सेम ऑर्डर, तो इसका आंसर आएगा जीरो। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन से बड़ा आसान। देखो बेटे, ए बोट विच हैज ए स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर होता है जब पानी फ्लो नहीं करा, स्टिल वाटर करा मतलब वाटर किसमें? रेस्ट, उस टाइम बोट की जो स्पीड बताई गई है। क्रॉसिंग द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, बेटे याद करो, आपको मैंने रिवर बोट के दो केस करवाए, एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक करवाया था, एक शॉर्टेस्ट पाथ था और एक था शॉर्टेस्ट टाइम, दो करवाए। ठीक है, ये डिस्टेंस बताइए कितनी बेटे? 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। आगे चलते हैं। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, बेटे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही करवाया था, और इसके लिए आपको बताया था कि आप बोट को आप इधर चलाओ, बताया था। बोट की स्पीड हमने v1 बोली थी, ये रिवर की स्पीड थी, और ये रिजल्टेंट अपने पास v आया। तो आगे क्या कहता है? पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। ये कहता है जो 1 किलोमीटर का पाथ है, ठीक है, रिजल्टेंट, ये जो 1 किलोमीटर का पाथ है ये 15 मिनट में कवर करता है। तो मैं रिजल्टेंट स्पीड निकाल लूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चलेगा? 1 किलोमीटर। बाकी दूसरी स्पीड एक बार चेक करता हूँ, बोट की स्पीड किस में दी गई थी? किलोमीटर पर हावर ये है, मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो किलोमीटर पर हावर में होना चाहिए, दोनों रीडिंग सेम करने के लिए। इसका मतलब ये 1 किलोमीटर को किलोमीटर में रखो, 15 मिनट, मिनट को क्या बना दो? हावर। हावर बनाऊंगा तो 15/60, 60 कहाँ गया बेटे? ऊपर 4 किलोमीटर पर हावर आ गया। ये कौन आई? रिजल्टेंट स्पीड। ठीक है, और बोट की स्पीड कितनी दे दी इसने? 5 किलोमीटर पर हावर। बेटे रिवर की स्पीड निकाल सकते हो, रिवर की स्पीड कितनी आएगी? एक बार चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दिया है आपका बेटे 3 किलोमीटर पर हावर दे दिया गया है आपको आंसर 3 किलोमीटर पर हावर। अब ये दिया कैसे है वो देखिए, इतना समझ में आ गया आपको सारा। ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 4, आपको ये निकाल। तो अगर आपको वो आर्टिकल ध्यान है वहां एक बार खोल के चेक कर लेना। आप चेक करोगे तो क्या देखोगे, ये आपके पास एंगल बनाया था मैंने, या वैसे भी नजर आ रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब वी आर का स्क्वायर रिवर का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर ये और बराबर V1 का स्क्वायर आएगा। इसको जब मैं सोल्व करता हूं बेटे, देखो ये तो निकालना है मैंने, V1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा। V1 कितना है 25, V कितना है 4 16, सोल्व करूंगा तो 9 9 कितना है 3, तो आंसर रिवर का क्या आएगा 3 आ जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x बराबर at स्क्वायर और y बराबर bt स्क्वायर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो बेटे हिंट देके करवाना शुरू करेंगे अब, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे भी नहीं हो पाएगा। ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको दोबारा से एरर के ऊपर लेके चलेंगे, डायमेंशंस और एरर के न्यूमेरिकल एक बार दोबारा से फिर करवाऊंगा। बेटे x बराबर 80 स्क्वायर बहुत आसान है और y बराबर बीटी स्क्वायर। अब आपको पता है x डिस्प्लेसमेंट है, y भी डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन में x और y डायरेक्शन में y लिख दिया है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो वेलोसिटी बनेगी, कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, x डायरेक्शन में। बेटे इसको सोल्व करो, ये आ गया 280, पावर आ गया ही, पावर में से एक माइनस, इसको सोल्व करूंगा dy बाई dt, इसका नाम vy बोल सकते हो, और ये बन गया 2dt। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इधर vx से चल रहा है, ये vy से चल रहा है। आपसे पूछिए वेलोसिटी, इट मींस रिजल्टेंट पूछ लिया है, और रिजल्टेंट ऑलवेज का आएगा दोनों के बीच में। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटे, अंडर द रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बेटे अपने आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा डी। कैसे आया वो देखिए, इसमें 6 वेक्टर दिखाए गए हैं और रिजल्टेंट पूछा है। देखो बेटे डी वेक्टर ऐसे दिया है, ई वेक्टर अलग से लिख रखा है, मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ गया ई वेक्टर, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। बेटे बोर्ड पे अगर नजर आ रहा है एक पॉइंट पे कितने वेक्टर एक्ट कर रहे हैं दो, तो उनका रिजल्टेंट कहां पर होगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑलवेज दोनों के बीच में आएगा। अब ये वेक्टर ढूंढो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, जो कि कौन सा वेक्टर दिया गया है एफ। तो आंसर क्या होगा, डी प्लस ई बराबर एफ वेक्टर। फिर सुन लो बेटे रिजल्टेंट ये वेक्टर की फॉर्म में है, और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो सेम वही बनेगा, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 डी ई कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वही आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। 67, ए वेक्टर है 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी वेक्टर भी दिया है आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये सोल्व करवा देता हूं, ए 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी वेक्टर गिवन दिया है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस सी के कैप। बेटे याद करो आर परपेंडिकुलर वेक्टर, अब याद कीजिए मैंने क्या करवाया था, ए डॉट बी करवाया ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी करवाया मैग्नीट्यूड ले लेना ए बी साइन। सुनो बेटे मैंने आपसे कहा था जब ऐसे क्वेश्चंस आए सोल्व करने, परपेंडिकुलर आता है तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। आप कोस 90 पुट करो ना, कोस 90 0, और यहाँ पर साइन 90 1, तो हम ऐसा स्टेप उठाते हैं जहां पर वैल्यू 0 आ जाए।
इसका मतलब अगर इसको सोल्व करना है, परपेंडिकुलर बोला गया है, तो इन दोनों इसमें यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूँ या क्रॉस? तो अब आपको ध्यान आना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर है तो 90% यूज करो डॉट, और अगर सॉरी पैरेलल है तो आप यूज करो क्रॉस, क्योंकि पैरेलल में साइन जीरो, ये बराबर जीरो रख के सोल्व करो, 1 सेकंड लगेगी। अब डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते थे आपको बताया बेटे, आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे 0, मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो और के को के से कर दो, तो ए डॉट बी बनेगा और बराबर कितना लिख देंगे 0, क्योंकि 90 90 0, मतलब ए डॉट बी बराबर कितना लिख सकते हैं 0। देखो ए डॉट बी करता हूं पहले, ए डॉट बी कैसे बताइए, 5 को 2 से करो बेटे 10 आई डॉट आई 1, ये करो 14 माइनस माइनस प्लस 3c, और ए डॉट बी जो है उसको किसके बराबर रख दो 0, तो ये आ गया बेटे 3c बराबर 24 और c बराबर माइनस माइनस 24/2। देखना आंसर है नहीं बेटे, आंसर इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने या तो लिखने में गड़बड़ की है। 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, बी है माइनस 3 के कैप 3c। बेटे यही दिया गया है और इसका आंसर क्या निकाला है, एक सेकेंड रुको, 67। अरे सही तो है, क्या गलती है? वही कह रहे हैं कैलकुलेशन में कई बार जल्दबाजी में प्रॉब्लम हो जाती है, यही तो आंसर है, -8 आंसर है। सही है, कर लोगे सोल्व? ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी को 0 दिखाना, आंसर आपके पास आएगा। मिला लेना बेटे, आपके पास ऑप्शन नंबर है 67 का डी। अब 68 जब सोल्व करोगे, 68 में है ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया, एंगल बिटवीन देम पूछ लिया, दोनों के बीच का एंगल बताइए। अब एंगल निकालेंगे कैसे, वही है, कौन सा भी फॉर्मूला लगाओ, पहले वाला लगाइए चाहे दूसरे वाला, मैं आपको दोनों से बताता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर गलत। 68 है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी आपको दिया है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 4 के कैप। बेटे आप चाहे ये वाला रूल लगाओ चाहे ये वाला, कौन सा भी रूल यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट करोगे तो ए डॉट बी, अभी मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी, बराबर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए बराबर लिखा जाता है 16 प्लस 9 प्लस 4, और बी की वैल्यू क्या होगी अंडर द रूट 64 प्लस 36 प्लस 16 स्क्वायर कर रहा हूं और कुछ नहीं। ये ए यहाँ पुट कर देना, ये बी यहाँ पुट करेंगे, बराबर कौन है ए डॉट बी, दोनों को डिवाइड करेंगे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्रॉस से अगर करते तो ए क्रॉस बी निकाल लो ना पहले आप, मोड ले लिए मैंने, मोड का मतलब कि डायरेक्शन जो आएगी माइनस आए तो उसको प्लस लेना, डायरेक्शन यूज नहीं करनी, ऐसे करते थे बेटे, आई की जगह पहला ए, बी की जगह, इसके बाद आपको बताया सबसे पहले आई लेफ्ट टू राइट क्रॉस में -12 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -12 माइनस और देखो इसको इससे क्या -12, ये फॉर्मूले का माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस +12, फॉर्मूले में माइनस जे आता है, फिर इसको इससे करो 16, फॉर्मूले का माइनस, ये +16 और प्लस के कैप, इसको करो बेटे 24 -24, सोल्व करोगे देखो ये 0 ये 0 ये 0 बन गया 0, इसका मतलब ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई 0, यहां से कर देता हूँ, ए क्रॉस बी
होता क्या था, ए बी साइन थीटा, ये वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ए बी 0 हो नहीं सकता, साइन थीटा क्या हो सकता है 0, और साइन 0 कहाँ पर होता है, तो आंसर आता है आपका 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। यही काम अगर आप ऊपर वाले से करते हो तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1, और cos 0 कितना होता है। ठीक है, ऊपर वाले से सोल्व करो तो ऊपर वाला बता दिया, नीचे वाले से सोल्व करो तो नीचे वाला, दोनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए, वर्क डन पूछा है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये